यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी थी बातचीत जाने माने अभिनेता अच्युत पोद्दार और उनकी सुपुत्री अनुराधा से। इनसे बातचीत कर रही हैं रेणु चतुर्वेदी। आज दूसरा भाग सुनिए। राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, जेंटलमैन के राजू बन गया जेंटलमैन। लगे रहो मुन्ना भाई, कहीं नैना जोड़ा, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्वागत कर रहे हैं अच्युत पोद्दार जी का, जिनकी कामों की बहुत लंबी फहरिस्त है। इतनी विविधता है कि जितनी भी बात की जाए कम है। 125 लगभग हिंदी फिल्मों में काम किया है, मराठी फिल्म में भी काम किया है, बहुत सारे धारावाहिक में काम किया है, मराठी धारावाहिकों में काम किया है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत जिंदगी की बात करें, एक अभिनेता के अलावा तो आपने सेना में भी अपनी सेवाएं दी हैं, शिक्षक रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी काम किया है। बाकी दोस्तों, हम आपका समय ज्यादा नहीं लेते हैं। जब अच्युत पोद्दार जी स्वयं अपनी बेटी अनुराधा के साथ हैं तो क्यों ना इनका स्वागत किया जाए और इन्हीं से पूछा जाए कि इनकी उपलब्धियां क्या हैं और क्या क्या यादें हैं। अच्युत पोद्दार जी, ससम्मान आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप आए, हम इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा जब हम स्क्रीन पर देखते हैं, वो इस समय भी दोस्तों हम आपको बता दें कि वैसा ही है। बहुत अच्छा लग रहा है। अनुराधा जी, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। 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 तो शुरुआत कहाँ से की जाए? दोस्तों, आपको याद दिला दें फिल्म रंगीला। जी हाँ, उर्मिला मातोंडकर के पिताजी मिस्टर जोशी। इसी के संग संग आपने देखा होगा दबंग 2 में, फरारी की सवारी, 3 इडियट्स और तमाम फिल्में हैं, तेजाब, शिकारी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, आक्रोश, इसी के संग अर्ध सत्य जैसी बहुत मील का पत्थर जो साबित हुई ऐसी भी फिल्में, और बहुत सारी मजाहिया फिल्मों में भी आपने काम किया है, मनोरंजक फिल्में भी आपके नाम हैं, और धारावाहिकों में आपको याद दिला दें CID। तो चलिए, कौन सी और फिल्म जो आपको याद आ रही है कि जिसमें कि आप दिन कम पड़ जाएगा? हाँ, ये तो पता है, लेकिन फिर भी एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? हाँ, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता? मैं जी, शाम को मेरा सीन था जी, एक ऑफिस के अंदर। जी, सीन ये था कि मैं मिल का मालिक हूँ और मजदूरों को या जनता को एड्रेस कर रहा हूँ कि किस तरह से मैंने किया है वो बराबर है जी, और मजदूर कर रहे हैं वो गलत है जी। और नसीरुद्दीन शाह बैठे हुए कमेंट कर रहे हैं मेरे बीच में इंटरकट हो रहा है कि वो मुझे कमेंट कर रहा है। तो कोई 5, 5:30 बजा होगा। मैं कहा 6 बजे पैकअप होता है, अभी डायरेक्टर का पता नहीं, कैमरामैन का पता नहीं, वो सब आ गए। एक शॉट में सीन ओके हो गया। वहां चाय बनने को बोला था, वो आई भी नहीं है। नाश्ता बोला था, आया भी नहीं है जी। पैकअप हो गया। क्यों? तैयार थे इतने, सीन पूरा डायलॉग था, इतना फटाफट हो गया, एक बार में हो गया। तो कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा। लोग चौंक गए। लोग को जो इनके साथ सवाल की चांस नहीं लेना। वो नाटकों की आदत थी ना जी, नाटकों की आदत थी, पूरी तैयारी के साथ जाना, पूरी तैयारी के साथ जाना। तो ये याद रखने लायक है। एल्बर्ट पिंटो गुस्सा क्यों आता है? तो एक बात ये बताइए कि सच में आप पूरा डायलॉग, आमतौर पे तो सीन वही दिया जाता है फिल्मों में, तो आप पूरा याद करके जाते थे कि या नहीं, आपकी याद करने की समझ के याद करते थे। अच्छा, जैसे ये डायलॉग है, कौन सा, अंगार ना जी, जग्गू। हाँ, नहीं ना, माना कि तुम अपने सम्मान के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस कारखाने से सिर्फ तुम्हारा चूल्हा नहीं जलता, और भी चूल्हे जलते हैं। और अगर आज तुमने माफी नहीं मांगी तो सिर्फ तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं, वे सारे चूल्हे भी ठंडे हो जाएंगे। जानती नहीं बाजी ने किस तरह से फलानी कंपनी को, फलानी को बर्बाद किया? बेटी, आज इस सड़कों के जो अनाथ बच्चे दिखते हैं ना, वो उन्हीं मजदूरों के बच्चे हैं, और रंगपुरा के कोठों पर बैठने वाली लड़कियां भी उन्हीं की बेटियां हैं। तो बेटी, एक आत्मसम्मान की कीमत एक जिंदगी तो हो सकती है,
1000 जिंदगियां नहीं। समझ रहे ना मेरी बात? तो जाओ ऐसा कुछ। क्या बात है, वाह। लेकिन जो आपके चेहरे पर भाव आ रहा है, ओहो हो, पैशन, एब्सोल्यूट पैशन। लेकिन इस समय जब आप कैमरे के सामने नहीं हैं, फिर भी सर आपके मतलब वाकई इसको कहते हैं कि कला और इसको कहते हैं अभिनय। दोस्तों, जैसा कि बात से आपकी बात स्पष्ट हो रही है कि राख जी। फर्स्ट फिल्म ऑफ आमिर खान, हिज फर्स्ट फिल्म जी मैं भी नया ही था, तो वो घर पे उनका बेटा डायरेक्ट कर रहा था जी, बाजरा में, बासु भट्टाचार्य। बासु भट्टाचार्य। तो वहाँ डायलॉग था, शर्म आती है मुझे तुम्हें बेटा कहते हुए, मेरा बेटा शहर के गुंडे मवालियों के साथ घूमता है। आज मुझे सुनना पड़ा कि शहर की पुलिस मेरे बेटे को पकड़ के पुलिस थाने ले गई। अरे आज तक हमारे खानदान से कभी भी कोई भी कंप्लेंट लिखवाने तक पुलिस स्टेशन नहीं गया, और तुम एक मामूली मुजरिम की तरह। ये शॉट बोलने के पहले एक थप्पड़ लगाना है उसे, तो शॉट ओके नहीं हुआ, कोई लाइट ही हो गई उसे। तो अभी ने कहा, सर थोड़ा जोर से मारिए, जोर से मारिए, थोड़ा जोर से मारिए। अच्छा। तो दूसरा टाइम में थोड़ा जोर से मारा, वो भी ओके नहीं हुआ। अच्छा। तीसरे में लगा और लगाओ, लगाइए। तीसरे में एक जड़ दिया, ओके हुआ। बाद में वो सहला रहे थे। क्या बात। तो आपने अच्छे से जड़ दिया। वो नए थे ना जी, उनकी पहली फिल्म थी, वो तो उससे तो आपने घबरा गए। नाम बनाना था। लेकिन जो आपका डायलॉग था, जो संवाद था, वो भी तो उतना ही झन्नाटेदार आया ना। एक थप्पड़ मारने की शर्म आती है मुझे तुम्हें बेटा कहते हुए। क्या बात है। लेकिन ये बात तो है सर कि आपके बोलने में जो संवाद अदायगी है, वो हमारे श्रोता अभी सुन भी रहे हैं कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर कितना जोर देना है और किस तरह से कहाँ सांस लेना है। ये बहुत जबरदस्त है। इसमें दुबे जी का बहुत बड़ा हाथ है जी। उनका एक कहना था, थर्ड रेट सुनो, मैंने सुना, तुम मुझे गलत लगा तुम्हारा डायलॉग, तुम खुद नहीं सुनते हो, तुम बोलते हो। अच्छा। सुनते नहीं हो, कान नहीं तुम्हें समझ में नहीं आता कि मेरा डांटना है, डांटना नहीं है, पुचकारना हुआ। सुनो सुनो सुनो, अपने आप को सुनो। क्या बात है। ये ट्रेनिंग थी उनकी। तब सीख सकते हैं, जब खुद को सुनेंगे तभी सीख पाएंगे। क्या बात है। फिर आपका सिलसिला तो आपने जैसे कहा कि आपने कभी किसी के सामने आग्रह नहीं किया कि हमको किया जाए, फिर इसी तरह से फिल्में मिलने लगी आगे। हाँ, इस प्रकार के डायलॉग मैंने बोले गोविंद जी से। एक दिन फोन कर रहा, वो बोला, गोविंद जी आपकी अगली फिल्म में मेरे अलावा और कौन कौन है? अच्छा, ऐसा कहने लगा। गोविंद नीलानी जी से। वाह। तो उन्होंने कहा आप नहीं हो। मैंने कहा ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अच्छा। मान नहीं सकता मैं। अच्छा, कहने लगे एक सीन रखते हैं, लेकिन एक ही सीन है। अच्छा। हाँ, किसके साथ है? अमिताभ के साथ। तो मैंने कहा आधा सीन भी चलेगा। अच्छा। क्या बात। फिर आपने कौन सी फिल्में की आगे? उनके साथ फिल्म कौन सी की थी? वो अमिताभ जी के साथ। हाँ। आपने भूतनाथ की थी। भूतनाथ की है। और दिलीप कुमार के साथ किला। हाँ, दिलीप कुमार जी के संग आपने किला की फिल्म की जी। अच्छा, हाँ, किला बनी थी फिल्म। फिर आपने भूतनाथ भी किया। हाँ। तो अमिताभ बच्चन के संग काम करने का आपका सपना था या आपने कभी किसी? इच्छा थी जी। कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई ऐसा नहीं, लेकिन आनंद लगा कि चलो अपन ने इनके साथ भी कर लिया जी। सिंपली ग्रेट जी। ग्रेटेस्ट जो है जी, उसके आगे और EST लगाओ तो जो बनेगा ग्रेटेस्ट जी, वो है वो जी, मेरी नजर में जी। ये अपनी नजर की बात कर रहा हूँ जी। जी बिल्कुल। मुझे उनसे कोई लेना नहीं देना नहीं है जी। जी। ये मेरी अपनी श्रद्धा है। संजीव कुमार को मानता था मैं जी, ये मेरी अपनी श्रद्धा है जी। मोतीलाल को मानता था मैं, काजोल को मानता हूँ, उनकी माँ तनुजा को मानता था जी। तो ये मेरी अपनी श्रद्धा है जी। बिल्कुल। देखिए किसी कहने से नहीं, खुद एक आकलन है, आपकी पसंद है और उनकी रोल का कि कितना बढ़िया काम करती है जी। बहुत क्या खूबी लगती है मतलब उनके बस एक्टिंग में? क्या बस नेचुरल लगता है। नेचुरल है कि ये कैरेक्टर लिखा है इसके लिए था, इसी के लिए लिखा था। काजोल के संग भी तो आपने कोई? काजोल के संग मैंने 2 फिल्में की हैं, दोनों में उसका बाप था मैं जी। एक था ये दिल लगी जी जी। ये दिल लगी काफी बड़ा अच्छा रोल था। आपने संजय दत्त जी के संग भी कई फिल्में की हैं? संजय दत्त के साथ की है, आंदोलन की है, वास्तव की है, मुन्ना भाई मुल्ला बना था जी।
जिसका वो गुंडा खून करता है, उसमें मेरे एक्सप्रेशन मुझे खुद को नॉर्मली मुझे अपनी एक्टिंग कभी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी। अच्छा। लेकिन वास्तव के उस सीन में जो वो नजर देता है उसे, बेटा जो तुम्हें करना है सो करो, ये जो नजर मैंने दी है उससे मैं आज भी खुश हूँ। अच्छा। एक निर्विकार कि मालूम है कि आदमी अपना खून करने वाला है, हाँ। लेकिन कोई निर्विकार, गो अहेड, क्या वो बात। वाले। तो खुद के वो जो मैं टीवी में बड़े से बड़े नेता जो है एक्टर्स, ये टीवी शॉर्ट होते ही भागते हैं टीवी जी। पर देखने के लिए कैसा हुआ। मैं कभी भी टीवी के वो क्या कहते हैं मॉनिटर देखता नहीं। क्यों? मुझे उसमें कुछ ना कुछ कमी लगती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करता और अच्छा करता। हाँ, तो इस तरह से तो फिर खत्म ही नहीं होगा। अच्छा। वो इतने मेरे नखरे कहने के लिए मैं कोई इतना बड़ा एक्टर तो नहीं जो मेरे नखरे उठाए लो। तो जाना ही नहीं उस पर। डायरेक्टर खुश ना, कैमरामैन खुश, दैट्स ऑल, मेरा काम हो गया। क्या बात है। तो इस तरीके से ये भी बहुत बड़ी बात है, सीखने वाली बात है। लेकिन अभी आप बात कर रहे थे कि मोतीलाल जी की एक्टिंग आपको बहुत पसंद आती थी। सेम थिंग, नेचुरल। संजीव कुमार नेचुरल। संजीव कुमार की आवाज क्या थी, जैसे मेरी आजकल है जी, वैसी आवाज थी। जी सच बात है। भाव चेहरे का और संवाद अदायगी भी बहुत अच्छी थी। एक कहने का एक अलग अंदाज था। चलिए संजीव कुमार जी की किसी फिल्म का कोई गीत यहाँ पे सुनते हुए आगे चले। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। चलिए तो सुनते हैं। अनुराधा जी, आपने जैसे कहा कि तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे। क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना। कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, आज हमारे साथ में मेहमान के तौर पर आमंत्रित हैं और इस उम्र में इतनी शिद्दत से अपनी संवाद अदायगी से हमें सम्मोहित कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्युत पोद्दार जी हैं अपनी बेटी के संग, अनुराधा जी। तो दोस्तों, हम एक बार फिर से इस बात को शुरू करते हैं। यहाँ से हम बात कर रहे थे पहले कि आपने बहुत सारे लोगों को पसंद खास तौर से किया, जैसे मोतीलाल जी, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, काजोल, नूतन जी, तनुजा जी, इन सब की बात चल रही थी। लेकिन फिर हम आते हैं घर के फ्रंट पर। अनुराधा जी, पिताजी घर में किस तरीके से, मतलब लगा आपको कि कभी आप इतने बड़े अभिनयकर्ता, अभिनेता की बेटी हैं? जैसे उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि फिल्म की जगह और घर के जगह, तो घर में उन्होंने कभी ऐसे जो एक ग्लैमर होता है जी, वो कभी घर में नहीं लाया। और इसीलिए जितने वो सिंपल, वही शायद हमारी सारी फैमिली उतनी ही सिंपल हो गई और है। तो ऐसा कभी नहीं लगा कि फिल्मों से हम कभी शूटिंग वूटिंग भी कभी नहीं गए। तो कभी मन नहीं हुआ जाने का कि जाना चाहिए? पता नहीं, कभी दिल नहीं हुआ या ऐसा कभी उतना हाइप क्रिएट ही नहीं हुआ कि हमें ले चलिए या ऐसा कुछ नहीं। हम हमारे एजुकेशन, थोड़ा एजुकेशन पे फोकस ज्यादा था जी। तो हम 3 भाई बहन हैं, तो हम हमेशा पढ़ाई पर मतलब फोकस्ड ऑन आवर एजुकेशन, करियर। सारों ने हमने MBA किया, नौकरियां तो उसी में हम इस क्षेत्र में नहीं गए, कोई नहीं गया। अच्छा अच्युत पोद्दार जी,
एक सवाल ये आता है कि आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, करते रहे हैं, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अभिनेता बनूं, यानी हीरो बनूं सीधा? क्यों चरित्र अभिनेता बने आप? वो ख्याल आया था, ख्वाब कहीं आया था जी। बचपन में। अच्छा। क्योंकि मेरे जो कजिन थे गजानन पोद्दार, अच्छा, ये फिल्म इंडस्ट्री में राइटर थे, सॉन्ग राइटर थे, डायलॉग राइटर थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। जी जी। मुंबई में रहते थे, दादर के सामने, अच्छा। प्लाजा के सामने। हाँ हाँ। लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल साधु संत थे। अच्छा। उनको फिल्म इंडस्ट्री से किसी माइनस जो चीजें बोली जाती है, हाँ। उसको कोई मतलब नहीं था। तो उनने मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं दिया, तो मैं अच्छा। कहाँ से सोचता कि इनका भाई हो तो कल को मुझे मौका मिल जाए। अच्छा। ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था। वरना वो एक मौका था मुझे, वो दे सकते थे, वहीं से पक जाता था, तो वहीं से बढ़ता था मैं। जी। लेकिन उन्होंने तो बात नहीं कर सकते थे, घास नहीं डाली। बात नहीं कर सकते थे। थोड़ा सा बॉम्बे में ना रहना भी, हाँ, अगर इनकी ड्रीम हुई भी होगी तो भी ही वाज नेवर इन मुंबई। जी। तो वो इंदौर, रीवा, आर्मी, तो और जब बाद में इच्छा अगर हुई भी हो तो तब तक उम्र निकल चुकी थी। जी। बताइए 78 में मैंने, 44 की एज में मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की। यस। मतलब आप जब 44 साल के हुए तब आपने पहला कदम रखा इसमें? अच्छा। ओह, इसलिए। और थोड़ा सा वो नौकरी भी इंडियन ऑयल की थी, थोड़ा वो ये भी था कि एकदम रिस्क लेके सब छोड़ के, बाल बच्चे हैं, फैमिली है, तो ही वाज ऑलवेज वेरी कॉन्शियस कि ये मेरी परिवार चलाना है, तो इसको बस शौक की तरह करते रहे। शौक के करते रहे, शौक में ही रहा, मतलब ये प्रोफेशन कभी नहीं हुआ। शायद इसीलिए इतना ज्यादा इस वक्त भी बहुत सारी फिल्मों के बारे में बताना इतना कोई वो नहीं है सर को, है ना? आपने तेजाब में भी भूमिका। जी, तेजाब फिल्म के बारे में क्या याद है? फिल्म में एक याद आता है, किस्सा अचानक किस्सा याद आता है। तेजाब फिल्म में 3 लोगों का सीन था जी। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित जी, और मैं जी। मेरी बीवी एक जूनियर आर्टिस्ट थी। हम पहुंचे जी, 10 साढ़े 10 बजे सेट था जी, वहां पहुंचे हम। आया मेकअप वाला आ गए, हम मेकअप नहीं करते अंदर। अच्छा। ये हमारे आज भी मेरी मेकअप नहीं करता। अच्छा। हाँ, आप मेकअप नहीं करते? नहीं करता। तो मैंने कहा मैं मेकअप नहीं करता। उसका पैकअप कर दिया गया। प्रोडक्शन मैनेजर ने उसको कहा तुम जाओ घर। अच्छा। क्योंकि उसने बुलाया तो सिर्फ मेरे लिए, एक्टर 3 ही थे ना। अच्छा। सीन जो था माधुरी, अनिल और मैं 3 जी। अब उसके बाद में माधुरी आई जी, उनके मेकअप मैन को लेके, फिर अनिल आए, उनका मेकअप हुआ जी। इतनी देर में मुझे कुछ पसीना आया है, क्या हुआ पता नहीं, तो लगे जरा ये कर लो, टचअप कर दो, टचअप कर दो। हाँ। तो मैंने मेकअप मैन को बोला, उन्होंने कहा उसका तो पैकअप हो गया। आपने कहा नहीं चाहिए इसलिए। अच्छा। और इनके मेकअप मैन आपका करेंगे नहीं जी, उनका उनके साथ कॉन्टेक्ट रहता है कि वो दूसरे काम करेंगे नहीं। तो उस मेकअप मैन को बुलाया गया घर से। अच्छा। उसे घर से बुलाया गया और उसने मुझे टपकी मारी, तब जाके सीन हुआ था। केवल थप्पी मारी। मैंने सोच लिया कि जाने अनजाने में हम किसी के पेट पे पाँव रख रहे थे जी, या इतना नहीं करना, इसलिए अब तो नहीं हो तो हम सबसे पहले जाके पूछते मेकअप मैन है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रहना चाहिए। और एक बात और है कि जरूरत पड़ ही गई आखिर। तो कुछ सोच कर रखा जाता है, इसलिए सब चीजों में बहुत दखल नहीं देना चाहिए। तो भाई देखिए, ये है कि जैसा हमने शुरू में ही कहा था कि एक चलते फिरते आप लोग संस्थान है जिनसे हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और ये भी बात बहुत जरूरी है कि डायरेक्टर ने क्या सोच के मेकअप मैन को रखा है, हमें उसको छुट्टी नहीं देना चाहिए या नहीं कहना चाहिए हमें जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ गई। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। और तभी जी, वो अगर घर जाके बैठा है तो उसके उस दिन की रोजी रोटी पे मैंने पाँव मारा है जी जी, जिसका मुझे कोई अधिकार नहीं है, जिसका मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैंने उसे रखा नहीं था तो मैं उसे निकाल भी नहीं सकता जी सर। उसे रखा है, वो खाए पिए और जाए। तो वो एक चीज सीख ली, वो अच्छा लगा। हाँ। सीख के कोई बात नहीं है। और उसको भी खुशी मिली होगी, उसको खुशी देकर जाहिर है कि आपको खुशी मिली। वाह, क्या बात है। तो यहाँ पर तेजाब फिल्म की बात चले और उसका गीत न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना? तेजाब क्या हिट गाना तो एक दो तीन है जी, वो इतना सुना है। फिर से 1 2 3 कहने बजाय अपन नहीं और गाना सुनते हैं, दूसरा गाना सुनते हैं। हाँ। तो सुनते हैं तेजाब का ये गीत। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना,
कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। मुझसे ये एक वादा कर लो, फिर ना कोई तुम शरारत करोगे। जितनी मोहब्बत मैं करती हूँ तुमसे, मुझसे तुम उतनी मोहब्बत करोगे, मोहब्बत करोगे। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। कल दिल दुखाया था मैंने तुम्हारा, इस बात का आज तक मुझको है गम। ये सोच के माफ कर देना मुझको, मेरी ये पहली मोहब्बत है जानम, मोहब्बत है जानम। यही आदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। बस तुम्हारा, मर जाऊं भी तो जुदा हम न होंगे।
कह दो कि तुम हो मेरे वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा करना, देखो कभी ना ऐसा कहना। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। एक फिल्म आपकी याद आ रही है सर, 21 तोपों की सलामी। 21 तोपों की सलामी जी। ये फिल्म मैंने की थी, उस वक्त मेरा गला बिगड़ना शुरू ही हुआ था। अच्छा। इसलिए मैंने उसे कहा था, देख भाई टेक मत करवा, मैं याद करके आता हूँ, मेहरबानी करके एक टेक में ज्यादा ज्यादा 2 टेक में कर। उसने 6-7 टेक लिए। ओहो। मैंने उस फिल्म को देखा ही नहीं। अच्छा। कि बकवास हुआ होगा। और कुछ लोगों ने मुझे बताया है, जिसमें इनका बेटा शामिल है, बिटिया का भी। हाँ, जी। कि आपकी 21 तोपों की सलामी में आपका जो सोलो सीन है, आई थिंक इट इज वन ऑफ हिज बेस्ट सीन, बहुत ही बढ़िया है। सबसे बढ़िया। उनको 2 लड़कों को डांटता हूँ मैं, बहुत तुमने बढ़िया। अपने बाप के साथ गद्दारी की है। ये जो सीन किया है, इतना दिल लगा के किया है। इनके बेटे ने बताया मुझे। अच्छा। 24 साल का है वो। याद है? यस। बहुत बढ़िया सीन है। क्या बात। और इसमें 21 तोपों की सलामी में हीरो है अनुपम खेर जी। मेरा उसके साथ एक भी सीन नहीं है। अच्छा। जबकि मैं उसका खास दोस्त बताया गया हूँ जी। बट देयर इज नो सीन विद हिम। ओके। तो जो डायलॉग आपने बोला था एक बार फिर से बोलिए ना इस फिल्म के। लंबा है। अच्छा, लंबा डायलॉग है। 21 तोपों की सलामी का। नहीं, इसका याद अच्छा, नहीं नहीं याद है। चलिए कोई बात नहीं। और बहुत सारी फिल्में, फरारी की सवारी, एक फिल्म की बात आती है तो परिणीता। परिणीता वेरी गुड फिल्म। लगे रहो मुन्ना भाई। यस। आपने भारत एक खोज का कुछ याद करेंगे क्या, भारत बताएंगे? एक खोज में मैंने 6 रोल किए, अच्छा। अलग अलग। जी जी। तो एक एपिसोड में एक रोल होता था। अलग अलग एरा तो बताते हैं एक में मैं नसीरुद्दीन शाह का बाप बना था। जी। नसीरुद्दीन शाह बने थे शिवाजी, और मैं बनाता उनका बाप शाहजी, जी। शिवाजी महाराज जी। एक में सदाशिव अमरापुरकर बने थे, कोई साधु संत थे जी। मैं उनका बाप बना था। और 4 और थी जी। तो इस तरह से मैंने 6 रोल किए जी। एक बार एक किस्सा याद आया जी। श्याम जी के यहाँ से फोन आया, वो उनका असिस्टेंट जो था, जो कोऑर्डिनेट करता था, उसकी बेचारी की डेथ हो गई है जी। उसका फोन आया, अजू जी आपका शॉट लग रहा है। कहाँ? फिल्म सिटी में। अच्छा। मैंने कौन सी दिन का? निकला है एक। अच्छा। आप आ जाइए। मैं ऑफिस में काम कर रहा था, मैं ऊपर गया और मेरे बॉस को मिस्टर सोधी हुआ करते थे जी, एक चिट्ठी भेजी। आई हैव बीन कॉल्ड बाय श्याम बेनेगल्स यूनिट फॉर एन अर्जेंट शूटिंग जी, whereas you have asked me to put up the file which is ready with me. What do I do? जी। तो उन्होंने उस चिट्ठी में लिख दिया, गो फॉर शूटिंग। क्या बात। मैं गया और शूट किया था। मजेदार किस्सा। लेकिन यहाँ पर यूं हमारे साथी सोचेंगे कि शूटिंग को आप तरजीह देते थे, लेकिन दोस्तों ये देखिए कि फाइल तैयार थी, यानी कि काम में जो है परफेक्शन। पहले वायदा है ना, राइटिंग में किया है वायदा जी, कि पहला प्रेफरेंस कंपनी आपको दूंगा, बाद में फिल्म। मतलब नौकरी। और ये उस आदमी को नहीं मालूम था कि वो तो आपका बॉस था जी, तारीख का। हाँ, वो तो और कोई नहीं। हाँ, आपने तो एमडी को लिख कर दिया था, और जो वो बॉस जिनको फाइल देनी थी उनको ये नहीं पता था कि आपने ये वादा किया है। वो हमसे खुश थे, लेकिन वादा आपने खुद से किया था। ये होता है वादा खुद से करना। यहाँ तक कि जब LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसकी कमी थी जी, इंडियन ऑयल हर महीने
इंडियन ऑयल को 10 कनेक्शन बर्मा शेल और एचपीसी, जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल को 10 कनेक्शन हर महीने दिया करती थी। अच्छा, इसके बदले में इंडियन ऑयल उन्हें कोई 100 कनेक्शन देता था ऑल ओवर इंडिया। हाँ हाँ हाँ। तो एक किसी की शादी हुई तो मैं जनरल मैनेजर एलपीजी के पास, एलपीजी का जनरल मैनेजर था इंडियन ऑयल में, उसके बाद गया, मैंने कहा सर ये फलाना है, एलपीजी कनेक्शन अप्रूव कर दीजिए। ये कौन है उसको बताने की जरूरत नहीं, तुमने बताया ना, ये लो साइन। किसके लिए है ये बताने की जरूरत नहीं है, तुम चाह रहे हो ना, ये लो। क्या बात है, ये थी आपकी साख, ये इमेज थी, इम्प्रेशन था। क्या बात है, वाह। तो भाई ये हुई बात कि अभिनय के साथ साथ अपने काम में जो आपका परफेक्शन था उसकी वजह से ये सब कुछ था। यूं ही कोई नहीं महत्व देता है या मानता है या सम्मान करता है। इसके संग संग कला के लिए और आपने बहुत कुछ किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन एक है जी, मैं महाराष्ट्रियन हूँ जी, तो मैंने अपना हाथ खोल दिया जी, खोल दिया इस तरह से कि 60-70 लाख रुपए। चैरिटी वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता जी, नफरत करता हूँ मैं उस वर्ड से, मैं उसे कंट्रीब्यूशन कहता हूँ जी। आई डोंट लाइक द वर्ड चैरिटी। दान, बाबा आमटे ने कहा था दान करे नादान, यानी जो दान करता है वो नादान, या जैसे दान मिलता है दान उसे करता है नादान। तो दान शब्द मौजूद नहीं, लेकिन मैंने ये कि एक 25,000 रुपए एक छोटी सी विलेज में दिए, उनका गणेश उत्सव होता है जी, उसमें जिसका पहला नंबर आएगा, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे रनिंग में हो, चाहे लकड़ी खेलने में हो जी, चाहे गुल्ली डंडा खेलने में, किसी में भी चॉइस उनके ऊपर। ये नहीं कि मेरा पैसा है तो मैं कहूंगा वो करो, चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। मैंने तो ये दिया है, अब आपकी मर्जी है, आप आकलन करके दो कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा और किस क्षेत्र में। किसी हर साल वही करना भी जरूरी नहीं, इस साल म्यूजिक में दिया, अगले साल स्पोर्ट्स में दो, खेल में दे दो, तो ये उनको एक लिबर्टी दी है, इसलिए वो बंधन में नहीं मुक्त हुए। क्या बात है। और हम भी देने से ये नहीं हो कि हमने दिया है तो हम कहेंगे वो करो, वो नहीं, दे के अलग होगा। पूछा भी नहीं उनसे बाद में कुछ कर रहे हो कि नहीं, कई जगह से मालूम भी नहीं क्या हुआ है जी। क्या बात है, रात गई बात गई। ओहो हो, ये बहुत बड़ी बात है। कहना बहुत आसान है, आप बड़े आसानी से बड़े प्यार से इस बात को कह रहे हैं, लेकिन वाकई ये काबिले तारीफ, कहने लायक तो हम लोग नहीं है कि हम लोग कहें इस बात को, लेकिन वाकई एक सबक है हम सब के लिए कि जिस तरह से आपने मुक्त हस्त से दिया, और जैसे कहते हैं ना कि दान देकर भूल जाना चाहिए, दिया ये भूल जाना चाहिए, वो सामने दिख रहा है। कहीं आपके परिवार को कभी ऐसा नहीं लगा, अनुराधा जी क्या कहेंगे, आप लोगों को नहीं लगा कि पिताजी ने दे दिया या इधर हम लोग के लिए आ जाता काम में? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, लेकिन यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आई थिंक 7-8 इयर्स बैक ही हमें ये पता चला कि पापा ने इतनी चैरिटी करी है, क्योंकि हम कभी उनको पूछते भी नहीं थे, और उन्होंने क्वाइटली वो सब जो भी उन्होंने फिल्म्स और थिएटर से जो भी अर्न किया सारा दे दिया, और आई थिंक ऑल ओवर इंडिया। आई थिंक उसकी सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि खुद के नाम से एक भी स्कॉलरशिप या अवार्ड नहीं की उन्होंने। सारे जो उनके फ्रेंड्स है, फैमिली है, जो पास्ड अवे, जो लोग नहीं है, उनके नाम से इन्होंने स्कॉलरशिप्स और अवार्ड्स और प्राइजेस कर दिया। क्या आपने ठीक से देखा भी है, ठीक से तराशा भी है कि ये संस्था इस लायक है नहीं, या कुछ और उसका वो इस्तेमाल तो करें? वो मैंने कहा हाँ भाई वो मेरी मिस्टेक है। मैंने एक प्रिंटेड बुकलेट के आधार पे इस संस्था का परिचय था, ये देखा कि वो रजिस्टर्ड संस्था है, हर 3 साल में चुनाव होते हैं, ये देख के मैंने किया है। बाकी वो लोग क्या है मुझे पता नहीं, और मैं उनसे पूछने भी नहीं वाला हूँ कि तुम करते हो या नहीं करते हो। करने वाले करते हैं और बहुत अच्छी तरह से उसका रिपोर्ट भेजते हैं, अच्छा, बड़े बड़े फोटो और क्या क्या नहीं। लेकिन बाकी जो है इनकी वो बात मैंने मानी कि हाँ मैंने, तो उसके बाद मैंने किया ही नहीं। अब जब करूंगा तब सब सोच के ये संस्था इस लायक है कि नहीं, कि मैं उसे पैसा सही जगह जाना चाहिए। जी जी, अनुराधा जी आप आगे। तो दिलदारी से किया। आई थिंक आई विल नॉट बी सेइंग कि हमें कोई उसकी तकलीफ हुई, नहीं पैसे के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन उन्होंने जैसे बोला कि हाँ थोड़ा पापा अगर आप पता करके दो, लेकिन उनके चेहरे पे जो एक सेटिस्फैक्शन है, जो एक देने का एक आनंद है, वो हमेशा हमें बताते थे कि उनकी माँ कहा करती थी कि 16% ऑफ योर इनकम शुड बी गिवन टू पीपल, कॉन्ट्रीब्यूशन एज ही सेज, लेकिन इन्होंने 16 नहीं शायद 100% जो अर्न किया उनके हॉबी से ये दे दिया। तो हमें एक्चुअली वी आर क्वाइट अम्यूज्ड, हमें कि उनको देख के कि इस इंसान को इतना अच्छा लग रहा है
करने दो। तो हमारी मम्मी और हम तीनों ने भी कभी इसके ऊपर ये नहीं, हम अपनी तरह से अपने पैरों पे खड़े हैं। पेट काट के किसी पेट काट के नहीं, हमारी पूरी परवरिश वगैरह सब अच्छी तरह से की। हाँ, उतना पैसा और ऐसा नहीं किया जी, इतना बैलेंस रखा। आज जब हम उनको देखते हैं इस उम्र में और इतने पैशन से और इतने लोग उनको प्यार करते हैं, तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। वी आर वेरी प्राउड। सर, अच्युत पोद्दार जी, बहुत सारी बातें हुई और आपने हिंदी के कई संवाद सुनाए। एक मराठी फिल्म का या धारावाहिक का कोई एक अच्छा सा संवाद अगर आप सुना दें तो और अच्छा लगेगा। नाटकों से याद आया जी, नाटक मैंने मराठी हिंदी दोनों किए जी, और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नाट्य फेस्टिवल हर साल होता है जी, एक एमेच्योर्स के लिए और एक प्रोफेशनल्स के लिए जी, तो एमेच्योर में मुझे 2 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है जी, और प्रोफेशनल मैंने एक ही किया और उसमें मुझे ही वो अवार्ड मिला। मेरे अलावा मिला डॉक्टर लागू को, नाना पाटेकर को। अच्छा, लेकिन पहला नंबर नाटक में हमारा था। वो विजय मेहता का डायरेक्टर नाटक था वाड़ा चिरेबंदी, जिसमें मुझे वो सिल्वर मेडल एंड काफी कुछ होता है, ट्रॉफी और ये सब चीजें। वाड़ा चिरेबंदी। आपने जैसे कहा और आपके व्यक्तित्व से, आपके सिद्धांतों से ऐसा लगता है कि ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि ये होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी कभी होता लगता है कि इस निर्देशक के संग काम नहीं किया या इस तरीके का अभिनय हमने नहीं निभाया। ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं लगा। ये इस प्रकार का रोल मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। जी, ऐसा कुछ नहीं। मिलते गए, करते गए और खुश थे, जो किया उसी में मजा ले लिया। इसका मतलब ये भी नहीं कि थैंक गॉड फॉर व्हाटएवर ही हैज गिवन यू, नो। ये संकुचित अर्थ नहीं है इसका जी, बट एट द सेम टाइम डू थैंक गॉड कि ही हैज गिवन यू समथिंग। और जो दिया उसी को बहुत मजे लेके किया आपने, वो चेहरे से आपके पता चल रहा है। कर लिया सो काम भज लिया सो राम, कर लिया जो काम भज लिया सो राम, भज लिया जो राम। क्या बात है। आजकल ये कहना क्या चाहते हो कि जो इतने सारे वायरल हो गया है और इतने सारे व्हाट्सएप्स आते हैं, तो पापा तो ज्यादा टेक्नोलॉजी में मतलब स्मार्टफोन्स वगैरह, तो हम उनको जाके दिखाते हैं कि देखो अरे ये इसके ऊपर आपका आ गया, उनके छोटे छोटे गिफ्ट्स बने हैं, फिर मेमीज बनी है, तो इट्स लाइक ही इज बिकम वेरी वेरी पॉपुलर आफ्टर दिस। कैसा लगता है आपको? कहना क्या चाहते अब कैसा लगता है आपको जब आपके बच्चे दिखाते हैं कि देखिए आपका? उसके बाद की 2 फिल्मों में राजू हिरानी ने मुझे नहीं लिया, उसके बाद जयदत्त राम की फिल्म की जी, डंकी करके आजकल में रिलीज होने वाली है, उसमें भी नहीं लिया। मेरी कोई शिकायत नहीं। इट इज बिकॉज यू आर नाउ ओल्ड। आपकी थोड़ी मेरी शिकायत नहीं है, हाँ शिकायत नहीं है, हाँ उनकी मर्जी है ना बोले, बराबर, आई एम अवेलेबल। या अभी आपकी थोड़ी इन द लास्ट फ्यू इयर्स पापा की थोड़ी अभी पैर वगैरह दुखते हैं, तो आज भी आप देखिए उनका चेहरा इतना प्रफुल्लित है एक्टिंग के नाम से। सो ही इज सो पैशनेट कि पूरी जिंदगी की जिसे कहते हैं ना जीने की, व्हाट डू यू कॉल इट, तमन्ना इज बिकॉज एक्टिंग और भी हो, यू नो, आई थिंक यू लव एक्टिंग। तो बहुत अभी आपने जब संवाद अदायगी की तो पता चला कि हाँ, संवाद अगर बोलना होगा तो फिर से पूरी ऊर्जा आ जाती है आपके। एग्जैक्टली, ऊर्जा आ जाती है, दैट इज द पॉइंट। बाकी आपके और क्या शौक है साथ में? खाने पीने में कोई खास नहीं, आजकल तो बहुत ही कम हो गया खाना पीना, जिसे कहते हैं दाल रोटी, जो बचपन में सुना था वर्ड, वो अब महसूस होता है कि दाल रोटी से बेहतर कुछ भी नहीं है दुनिया में जी। और खासकर मेरे पसंद की चावल, मेरे पसंद की तूर की दाल जी, और उसमें मेरे पसंद का घर का बनाया हुआ घी अगर हो तो तब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या बात है। अनुराधा जी, आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि फिल्मों में आए, या पिताजी ने नहीं कहा? नहीं, ना उन्होंने कहा ना हमें कभी लगा। हमने थोड़ा सा बचपन में सुलभा देशपांडे जी के साथ बाल नाट्य, उनका एक चंद्रशाला नाम का एक ग्रुप था, तो मैं, मेरी बहन और मेरे भाई, हम तीनों ने 4 साल 2-3 चिल्ड्रंस प्लेज वगैरह किए। लेकिन जैसे 10th आया तो वापस एजुकेशन की तरफ मुड़ गए कि अब 10th है, 12th है, तो नहीं। यहाँ पर घर के माहौल की थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहते हैं। साहित्यिक अभिरुचि भी है, संगीत भी आपने बताया कि आपकी माँ को बहुत पसंद था और है भी, तो मतलब घर में क्या था, बचपन में कैसा सब कुछ रहता था माहौल आपके? वेरी गुड, क्योंकि हम लोग जब स्कूल में थे, हम महिम में रहा करते थे, और इतने बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे घर आई कि अब हमें महसूस होता है। तभी तो इतना नहीं पता चलता था। अब जैसे सी रामचंद्र जो इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, ऑलमोस्ट एवरी डे आते थे, शाम को बैठते थे पापा के साथ और फिर गाने गाते थे। और कभी कभी तो हम तो बच्चे थे, हमें लगता था ये क्या, ये लोग रोज बैठ के गाने गा रहे हैं। लेकिन आज जब वो सुनते तो ऐसा लगता है माय गॉड। फिर हमारा पुला देशपांडे जी हमारे घर आए हैं, भीमसेन जी,
कुमार गंधर्व जी, तो म्यूजिक और थिएटर इसकी बहुत, और ये सारे जो बड़े बड़े नाम पापा ने लिए, गोविंद जी, सत्यदेव जी, ये सारे लोग घर, नाना पाटेकर यूज्ड टू लिव इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, तो इन लोगों को देख के अंदर के रूम में पढ़ाई करते थे। बट वी फील वेरी गुड नाउ कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी में हम लोग पले बड़े हैं। जी। अच्युत पोद्दार जी, सी रामचंद्र जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी यादें उनके संग की क्या हैं? बढ़िया आदमी था जी, मस्त राम था। बस। तो बैठ के आप लोग क्या बातें करते थे? क्या नहीं करते थे, कुछ भी, एनीथिंग ऑन अर्थ। उनका मेरे छोटे भाई के साथ ज्यादा क्लोज थे जी, बहुत अच्छे थे, मजा आता था वो आते थे तो चलिए, बहुत सारी बातें तो होती थी, लेकिन फिलहाल जब उनकी बात चली है तो उनका कौन सा गीत आपको इस वक्त याद आ रहा है, हम सुनना चाहेंगे? सी रामचंद्र जी का धीरे से आजा रे अखियन इंडिया आजा रे, इंडिया आजा रे आजा, धीरे से आजा रे अखियन में इंडिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, धीरे से आजा रे अखियन में इंडिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, चुपके से नैनन की बगियन में इंडिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, लेकर सुहाने सपनों की कलियां, सपनों की कलियां, लेकर सुहाने सपनों की कलियां, के बसा दे पलकों की गलियां, पलकों की छोटी सी गलियन में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, तारों से छुपकर, तारों से चोरी, तारों से चोरी, तारों से छुपकर, तारों से चोरी, देती है रजनी चंदा को लोरी, हंसता है चंदा भी निंदियन में, निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया आजा रे आजा, धीरे से आजा। सी रामचंद्र जी की तो बात हुई, इनका गीत हमने सुना। संगीत के मामले में और कौन आपको याद आ रहा है और कौन आपके पसंदीदा? मेरे हिसाब से जी, मेरे हिसाब से जी, जी। एंड आई हैव नो बिजनेस टू सिट ऑन जजमेंट बिकॉज आई एम नो अथॉरिटी ऑन म्यूजिक, जी, बट मेरे हिसाब से मदन मोहन वाज दी बेस्ट। क्या बात है। उनकी हर ट्यून, हर अलग। ट्यून मुझे अच्छी लगती है। उनको शब्द भी इतने अच्छे मिले, राइटर भी इतने अच्छे मिले कि जो गाने का आप शब्द आज सोचा तो आंसू भरा है, हाँ, क्या बात है, आज सोचा तो आंसू भरा। जो आप कहो तो आई लव मदन मोहन द ग्रेट। तो सुनते हैं ये वाला गीत, आज सोचा तो आंसू भरा है।
छुपाए छुपाए आज सोचा तो आंसू भर आए आज सोचा तो आंसू भर आए तो दोस्तों, बहुत लंबी, बहुत रोचक और बहुत अलग हटकर आज बात हुई। अच्युत पोद्दार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ आए और बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपने की। अनुराधा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे आनंद है कि 90 साल का होने के बाद क्यों न हो, विविध भारती ने मुझे मौका तो दिया। देखिए, इस समय आपका खजाना जो है बिल्कुल भर चुका था, तो सारी बातें आ गई। दैट्स अ गुड पॉइंट। विविध भारती आपने सुना है? विविध भारती को बहुत, रोज ही दोपहर को विविध भारती लगता था। और क्या लगाने को था क्या जी? रेडियो जी। टीवी तो था नहीं उस जमाने में, रेडियो था जी। और रेडियो में विविध भारती जो वैरायटी देता था जी। और अलग अलग कॉम्बिनेशन, तो विविध भारती का खूब मजा लिया है। अब तो सिर्फ याद ही आती है। अनुराधा जी, आपको कितना याद है बचपन में? बहुत सुना है, बहुत ज्यादा। इसीलिए जब आपका उस दिन फोन आया कि आप पापा से बात करना चाहेंगे, तो मैं बहुत खुश हुई कि ओ माय गॉड, बचपन तो इसी में सुनते सुनते निकला है हमारा भी। मैंने कहा कि तुम सुनना चाहोगी। ये प्यार बनाए रखिए आप लोग और इसी तरह से हंसते रहें। ऐसी पूरे श्रोताओं की ओर से हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ये था जाने माने अभिनेता अच्युत पोद्दार और उनकी सुपुत्री अनुराधा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला